और आज हमारा सवाल है कि क्या पास होने वाले हर स्टूडेंट को प्रवेश का अधिकार मिलना चाहिए। firstindianews.com पर लॉगिन करके आप अपनी राय बता सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर भी आप बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं। और आज के इस मुद्दे पर ज़्यादा चर्चा के लिए मेरे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, राजस्थान यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन का दौर चल रहा है और चर्चा स्टूडेंट्स के बीच कट ऑफ की लेकर है। आखिर ये कट ऑफ का जो भूत है किस तरह से सवार हो चुका है स्टूडेंट्स के सिर पर? देखिए अश्विन, अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो प्रवेश की प्रक्रिया है वो 1 जून से शुरू हो चुकी है। 110 जो कॉलेज हैं वहाँ पर ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, तो वहीं 52 ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर ऑफलाइन प्रक्रिया चल रही है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो यूनिवर्सिटी में इस बार जो स्टूडेंट्स की जो तादाद है, जो पिछले साल जो तादाद दिखती थी उससे काफ़ी यहाँ पर कम नज़र आ रही है। अगर हम कट ऑफ लिस्ट की बात करें तो सबसे पहले अगर महाराजा कॉलेज की हम बात करते हैं जी, जो अमूमन यहाँ पर जो बीएससी की कट ऑफ लिस्ट जो रहती है सामान्य तौर पर 72 रहती है, और इस बार कहा जा रहा है कि ये जो कट ऑफ है ये 74 से 75 तक जा सकता है। वहीं अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो अमूमन यहाँ पर देखा गया है कि 82% यहाँ कट ऑफ रहता है, और इस बार ये बताया जा रहा है कि 90% या 91% तक ये कट ऑफ जा सकता है। अगर हम बात करें महारानी कॉलेज की तो यहाँ पर जो अमूमन देखा गया है जो बीकॉम की जो कट ऑफ लिस्ट है वो 92.2% रहती है, और इस बार ये 94% तक जा सकती है। वहीं मैथमेटिक्स की बात करें तो ये 88.4 तक रहती है, जो एक कट ऑफ 90% तक जा सकता है। वहीं जो बीए है उसकी कट ऑफ 73.4 रहती है, तो उसकी कट ऑफ लिस्ट भी 75% तक जा सकती है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है जो महाराजा कॉलेज है और जो महारानी कॉलेज है, जो जयपुर के 2 बड़े कॉलेज हैं, यहाँ पर जो कट ऑफ का जो आंकड़ा है वो इस साल ज़रूर बढ़ेगा। और स्टूडेंट्स के मन में कहीं ना कहीं एक संशय है, एक दुविधा ज़रूर है कि अगर इसी तरीके से कट ऑफ बढ़ता गया तो उन्हें एडमिशन कहाँ मिलेगा। जी अमित, बिल्कुल शुक्रिया बहुत इस चर्चा के लिए, ये ज्ञान देने के लिए। बड़ा सवाल खड़ा होता है राजीव जी यहाँ पर, जिस तरह से अमित ने बताया कि यहाँ पर कहीं भी फर्स्ट क्लास जिसको 60% कहा जाता है, और इस प्रोग्राम की शुरुआत में जो मूवी की क्लिपिंग्स हमने दिखाई थी वहाँ भी ये सवाल खड़ा हुआ, तो फिर आप पास क्यों करते हैं? फर्स्ट क्लास किस नाम का हुआ जब आपको एडमिशन ही नहीं मिला? नहीं, देखिए जो मैंने कहा ना कि ये तो कंपटीशन बना दिया आपने, एडमिशन को कंपटीशन कर दिया। तो सिस्टम को बदलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल है सिस्टम को बदलने की जरूरत। मैं कहा ना, जितने लोग पास हुए हैं अगर आप उनको प्रवेश देते हैं तो उनमें से पता नहीं कितने ऐसे हैं जो कि इस डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में आकर के अपने आप को उस स्तर पर ले आ सकते हैं जिस स्तर पर हम अपेक्षा करते हैं विद्यार्थियों से। क्वालिटी कंपटीशन से नहीं आती है, क्वालिटी आती है कि आप उसमें कितने डिवोटेड हैं। आप भी एडमिशन कमेटी के मेंबर रहे हैं, लेकिन जो ये प्रोसेस बनता है जिस तरह से, क्या सोच होती है वहाँ पर? वहाँ पर तो सोच ये होती है कि बस जो परसेंटेज है मार्क्स की, उन मार्क्स की परसेंटेज के आधार पर आप विद्यार्थी की गुणवत्ता को निर्धारित करते चले जाएं। अब थोड़ा सा क्योंकि विद्यार्थी पहले जब एडमिशन लेता था और उसको लगता था कि यहाँ पर आकर के वह थोड़ा एजिटेट हो सकता है, पूछ सकता है, तो उस एजिटेट होने की प्रक्रिया को रोकने के लिए आपने ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस शुरू कर दी। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा है, जब टेलीकॉम को लेकर लाइसेंस बांटे जाते हैं देश में तो फर्स्ट कम उसको प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन जब एडमिशन की बात होती है तो हमारे देश में इस तरह की प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाता, पहले आओ पहले पाओ। हाँ, वो नहीं अपनाते हैं क्योंकि मैंने कहा ना, वो क्वालिटी एजुकेशन और बच्चे का अपना स्किल, उसकी अपनी कॉम्पिटेंस, उसकी अपनी एक्सीलेंस, और कॉम्पिटेंस एक्सीलेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए अनफॉर्चुनेटली, मैं इस शब्द को फिर एक बार अंडरलाइन कर रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली मार्क्स को क्राइटेरिया बना दिया गया। अभी जैसे हमने पीजी के अंदर जो एडमिशन्स हुए हैं उन एडमिशन में, और जब मैं UR@PG पीजी का कन्वीनर था 2 साल पहले, तो हमने मार्क्स की ये जो जद्दोजहद थी इसको थोड़ा सा रोका था, और उसके साथ में हमने एंट्रेंस टेस्ट शुरू कर दिया। और उस एंट्रेंस टेस्ट में अगर बच्चे अच्छे हैं, और ऐसे अनेक केसेज हमारे पास आए जिनकी कि BA के अंदर मार्क्स की जो परसेंटेज थी वो कम थी, लेकिन उन्होंने एंट्रेंस टेस्ट बहुत अच्छे दिए
और वो पीजी के अंदर एडमिशन पा गए। तो मैं इस बात को पहले भी मानता था और इस प्रोसेस के बाद ये और एस्टेब्लिश्ड हुआ है कि मार्क्स लाना वो एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता। हेमंत जी, पहले कारण था, पहले जब आपका दौर था, हम लोग जब पढ़ा करते थे तो ऐसा था कि फॉर्म को लेकर आप तारीख आगे से आगे बढ़ाए जाते थे। एक बार मांग की जाती, कुलपति से जाकर मिलते और फॉर्म को लेकर बढ़ जाता। लेकिन आज फिक्स हो चुका है सब कुछ, अगर कोई किसी कारण चूक गया तो फिर इस दौड़ से वो बाहर हो गया। देखिए, ये सब चीज़ें डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस्ड है। मैं एक आपको याद दिला दूं, आपने जो सवाल उठाया अभी कि जब हम टेलीकॉम के अंदर देखते हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आओ पहले पाओ, लेकिन उस प्रोसेस को हमने वहाँ पर भी नकारा है। वो वहाँ पर भी साबित नहीं हुआ है कि वो तरीका सही था। वो तरीका वहाँ भी हमने एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ को अगर हमारे पास में सीट कम है और एडमिशन लेने वाले ज़्यादा हैं तो एक पारदर्शी निश्चित प्रक्रिया अपनानी ही पड़ेगी। कहाँ नकारा, कहाँ, यही एक सवाल है। क्योंकि आपको एक सिस्टम है, उसने पास किया है और उस सिस्टम ने आपको अलाउ किया है कि आप आगे दाखिला ले सकते हैं। आप फर्स्ट क्लास भी हैं, लेकिन फिर भी आपकी परसेंटेज का 10 के करीब जो फासला रह जाता है वो आपको पीछे लाने पे, धकेलने पे मजबूर करता है। दूसरा मैं आपको एक उदाहरण दूं, आज से लगभग जिस दौर की बात मैं कर रहा हूं आपको, ये 1990 के अंदर अगर हम महाराजा कॉलेज की एडमिशन लिस्ट देखते थे तो उस समय 54, 55, 56, 57% वाले बच्चों को भी एडमिशन मिल गया था जी। उसका कारण ये नहीं था कि वो गुणवत्ता कम थी। द नंबर ऑफ मार्क्स जो स्कोर कर रहे थे, वो स्कोरिंग परसेंटेज आज वाली परसेंटेज की तुलना में वो 55% इफेक्टिव थी। आज भी हम देखते हैं कि मिनिमम एलिजिबिलिटी महाराजा कॉलेज में एडमिशन के लिए 55% है, 36% नहीं है, जबकि आपकी पासिंग परसेंटेज 36 है। हाँ, ये एक सवाल उठ सकता है कि हम ऐसी क्यों नहीं व्यवस्था क्रिएट कर पाए इतने लंबे अंतराल के बाद कि जितनी सीट हैं उतने स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाए। ये विश्वव्यापी चुनौती है। और आज दूसरी एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ इस चर्चा के अंदर, वो है कि आज हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में आ चुके हैं। अगर हमने शिक्षा की गुणवत्ता पे ध्यान नहीं दिया तो हमारी ये शिक्षा पद्धति, एडमिशन देना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सब महत्वहीन हो जाएगा। क्योंकि आज हमें प्रतिस्पर्धा क्षेत्रीय स्तर पे नहीं करनी है। मेरी प्रतिस्पर्धा यहाँ नहीं रहेगी, ये बाहर तक जाएगी। कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है कि कहीं आप बताते हैं कि जिस तरह से गुणवत्ता पर बात की जानी चाहिए, और दूसरा बदलते दौर के साथ गुणवत्ता के जो पैमाने हैं वो बदल गए हैं। पहले 55% वाला भी स्किल्ड होता था, लेकिन आज 95% पर भी ये गारंटी नहीं है। इस पर मैं राजीव जी से जवाब लूँ, उससे पहले अभिमन्यु, जो कैंपस में आज स्टूडेंट आता है, आपके पास आकर गुहार लगाता है कि मेरी 70% है, लेकिन 72% नहीं है, 2% का आंकड़ा कम है, क्या मुझे एडमिशन दे दीजिए। आपके पास आकर जब इस तरह से कहता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या दर्द होता है उसका, और फिर क्या रास्ता उसका आप निकालते हैं? हमें तो खुद पता है, जो हमारे पास 72 या 75 के जो % आते हैं, जैसे कोई 70% है वो स्टूडेंट आता है, तो हम उसको या तो कोई ऑनर्स के लिए कहते हैं कि ऑनर्स में कभी 65 या 67 चली जाती है कट ऑफ। अब राजस्थान कॉलेज है, उसमें जैसे साइकोलॉजी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, उसमें और वो स्टूडेंट्स एडमिशन ले लेते हैं। कुछ स्टूडेंट है जो ले लेते हैं जिनके कोई दिक्कत होती है, जो प्राइवेट कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहते, जो गवर्नमेंट कॉलेज में स्टडी करना चाहते हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय में स्टडी करना चाहते हैं, वो एडमिशन लेते भी हैं। और कुछ स्टूडेंट है जो नहीं लेते, जो प्राइवेट। ये एक बड़ी चीज है कि आप पहले तय करके आते हैं कि मुझे बीए करना है या बीकॉम करना है और पास कोर्स पे करना है, लेकिन बाद में जब एडमिशन नहीं मिलता तो आप ऑनर्स कर लेते हैं। तो ये कुछ ऑनर्स की तरफ भागते हैं, किसी का बीकॉम में नहीं होता तो बीए की तरफ। ये भटकाव की स्थिति है। ये या तो राजस्थान विश्वविद्यालय को 60% अबोव करना चाहिए कि जिसका 60% है उसका एडमिशन होगा सभी संकट कॉलेज। लेकिन सवाल हमारा ये है कि हर पास होने वाला स्टूडेंट क्या प्रवेश का अधिकार नहीं ले सकता? क्या कारण है कि 60% जो अंक लाता है वही है? राजीव जी, इसका जवाब दें, फिर ब्रेक पर जाएंगे। एक्चुअल में मैंने कहा ना, जो लोग पास हुए हैं उसमें से आपको उनको क्वालिटी में कन्वर्ट करना है। नहीं, जिस लक्ष्य से भटकने की बात थी, पास कोर्स वाले को पास कोर्स में ही क्यों एडमिशन नहीं लेता? तो क्यों एडमिशन के लिए सरकारी कॉलेज में दाखिले के लिए? ये केवल लक्ष्य से भटकना ही नहीं है, ये तो उसकी क्वालिटी के ऊपर भी अटैक है जी। उसकी अपनी जो वो है, उसकी अपनी जो ईगरनेस है, उसके ऊपर भी अटैक है। वो जिस क्षेत्र में अपना चुनाव चाहता था कि वहाँ पर जाकर के वह अपने आप को बहुत आगे ले जा सकता है, हमने उसको कहा कि नहीं भाई, तुम तो इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, पास कोर्स की जगह ऑनर्स में आ जाओ। नतीजा ये हुआ कि अब उसके पास में जो उसकी अपनी एक
ईगरनेस थी, जो उसकी अपनी चॉइसेस थी, वो खत्म हो गई। और अगर देखिए, राइट यही सवाल है, एक तरह से यूं देखें कि किसी बायोलॉजी का स्टूडेंट है, कॉमर्स, बॉटनी और जूलॉजी, सीबीजी, ये जो कॉम्बिनेशन है उसको चाहिए। अगर मान लीजिए कि जूलॉजी में उसको एडमिशन नहीं मिलता, उसकी जगह वो जियोलॉजी ले लेता है, हाँ, तो उसका वो भटक गया ना। और फिर तो केवल तो क्या नहीं लगता कि ये जो इस तरह के प्रोसेस पे एडमिशन कमिटीज़ को सोचना चाहिए, जब प्रोसेस तैयार किया जा रहा है कि जो फैकल्टी में स्टूडेंट पढ़ के आया है उसको कहीं ना कहीं वो छूट मिलती है कि अपने को किसी तरह से वो किसी खांचे में फिट कर ले, बस यही सोच रहती है। नहीं, उसको अपने विषय के अंदर कैसे फिट किया जाए, इस पर विश्वविद्यालय के अंदर सीट्स के आधार पर या सेक्शंस खोल करके या उनके स्कूल्स बना करके, हम लोगों ने पिछली बार एक सुझाव ये दिया था कि स्कूल्स बना दिए जाएं, स्कूल ऑफ सोशल सिस्टम, स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज, और वहाँ पर आप संख्या बढ़ा दीजिए, संख्या बढ़ा करके विद्यार्थियों को वहाँ एडमिशन दीजिए। लेकिन विश्वविद्यालय के अंदर अभी जो एक नया मॉडर्नाइजेशन जो चल रहा है, उसकी प्रक्रिया धीरे धीरे चल रही है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम अब विद्यार्थी इस स्तर पर बातचीत होती है। हाँ, इस स्तर पर बातचीत होती है टीचर्स के बीच में, आप और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कोई ना कोई परिवर्तन निकल करके आना चाहिए। हेमंत जी, देखिए, आपने बहुत ही अच्छी बात उठाई कि लक्ष्यहीनता आ जाती है। मतलब विद्यार्थी, जैसे मान लीजिए आज मुझे बस में यात्रा करनी है और मुझे अजमेर जाना है, और अजमेर नहीं जाके मुझे ब्यावर की बस में बैठा दिया जाए या कोई इस तरह की बस में बैठा दिया जाए जिसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बस में तो बैठ गया कम से कम। अर्थात मेरा उद्देश्यहीनता आना, निश्चित रूप से वो पढ़ना नहीं पढ़ना बेकार हो जाता है। वही सवाल पहली था। बात। दूसरी बात ये होती है कि हमें इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया परिवर्तन हमें लाना पड़ेगा कि हमें काउंसलिंग करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स की। 10वीं के बाद उसको एक परिवर्तन लेना है, विषय चूज करना है। दूसरे स्तर पे उसको 12वीं के पश्चात एक परिवर्तन करना है, कहाँ एडमिशन लेना है, क्या पढ़ना है। तो उसकी हमें इस तरह की काउंसलिंग करनी पड़ेगी कि वो स्वयं से साक्षात्कार कर सके। जी बिल्कुल, और वो साक्षात्कार करके वो जान सके कि मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट क्या है और मुझे क्या पढ़ना है। बुनियादी जो शिक्षा है उसमें कहीं ना कहीं वहीं से ये बात रखनी चाहिए। चलिए, अगर हम उसमें उसकी सहायता कर सकते हैं, उसको ब्रेक अगर का वक्त है हेमंत जी, मैं लौटूंगा आपके पास और फिर कंक्लूजन के साथ हम लोग बात करेंगे। कुछ ही पल हम लौटते हैं, बने रहिए। निजी कॉलेजों की अपेक्षा सरकारी कॉलेजों को ज़्यादा प्राथमिकता इसलिए दी जाती है क्योंकि आज गरीब तबके के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स उनको इतनी भारी भरकम फीस जमा नहीं करा पाते हैं प्राइवेट कॉलेजों में। इस वजह से उनको वहाँ एडमिशन करने की ज़्यादा इच्छा होती है। जिस प्रकार से सिर्फ सरकारी कॉलेज निजी कॉलेज में 5% ही है, तो ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी कॉलेज खुले जिससे सभी वर्ग के बच्चों को उसमें पढ़कर और अपनी आजीविका लिए आगे के भविष्य, सुंदर भविष्य के लिए कामना हो सके। महाराजा कॉलेज एक बहुत ही रिनाउंड हेरिटेज कॉलेज है। ये 1844 से यहाँ पे चला आ रहा है। अभी तक हमारे मैथ्स ग्रुप में फर्स्ट ईयर में 1800 के लगभग फॉर्म आ चुके हैं। कट ऑफ हाई जाती है इसका। सुना है कि यहाँ प्रोफेसर वगैरह, जहाँ मैं पहले कोटा से कोचिंग की थी, उसके बाद के बीएससी में यहाँ एडमिशन लोगे थे, यहाँ आगे स्कोप अच्छा है। कॉलेज का नाम है, पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ा, और इसके साथ में हॉस्टल फैसिलिटी भी है। फॉर्म उनकी कट ऑफ में अगर उनको एडमिशन नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, तो हम उन्हें ये भी सजेशन देते हैं कि आप दूसरे कॉलेज में लगा लो। और जो भी कोई स्टूडेंट आता है तो हम उसको उसकी परसेंटेज कम है या यहाँ हमें लगता है कि इसका एडमिशन नहीं हो पाएगा यहाँ, तो हम उनको यहाँ बता रहे हैं कि भाई आपका यहाँ एडमिशन नहीं हो पाएगा, आप कहीं और भी फॉर्म को सबमिट करवाना। आज हमने आपसे सवाल किया था कि क्या पास होने वाले हर स्टूडेंट को प्रवेश का अधिकार मिलना चाहिए। आपकी राय हमें मिली। इसमें 89% दर्शक मानते हैं कि हाँ ऐसा किया जाना चाहिए, जबकि 11% का ये कहना है कि नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। राजीव जी, 89% दर्शक मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा किया जाना चाहिए कि जो पास हो जाता है, बल्कि एक बड़ी राय इस तौर पर आई है, उसको प्रवेश मिल जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले एक सवाल उठता है कि जो आजकल
एडमिशन को लेकर जो दौड़ है, कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थानों की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो नहीं है कि जॉब आपको गारंटी मिल जाएगी, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। अब जो एजुकेशन का और जो एडमिशन का प्रोसेस है वो इस बेस पर ज़्यादा हो गया, जैसा कि स्टूडेंट से हमने सुना कि यहाँ एडमिशन लेंगे तो आपका फ्यूचर सिक्योर है। ये जो मार्केटिंग है, कहीं ये सोच की बदलाव की बड़ी वजह नहीं? नहीं, ये एक कारण है, लेकिन ये एक मात्र कारण नहीं है। एक्चुअल में आप देखिए ना, सरकार चाहे किसी भी दल की रही हो यहाँ, उन्होंने राजस्थान के अंदर किसी भी विश्वविद्यालय को राजस्थान विश्वविद्यालय के समकक्ष विकसित होने का अवसर ही नहीं दिया जी। जोधपुर विश्वविद्यालय थोड़ा बहुत विकसित हुआ, उदयपुर विश्वविद्यालय विकसित हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद देखिए ना, बीकानेर, अजमेर, इसके बाद में अभी आपने अलवर खोला, भरतपुर खोला, सीकर खोला, कोटा खोला। इन सारे विश्वविद्यालयों के अंदर आपको शायद अश्विनी जी जान करके शौक लगेगा कि इन कॉलेजेस, इन कैंपसेज में पढ़ाई नहीं होती। ये कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस नहीं है। अगर आप यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स खोलते, यहाँ डिपार्टमेंट्स खोलते, यहाँ पर राजस्थान विश्वविद्यालय की तरह आप क्लासेस चलाते, अगर आप वहाँ पर टीचर्स की भर्ती करते, वहाँ पर आप कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस उस जिले के कन्वर्ट कर देते। हम लोगों ने दोनों सरकारों से बहुत बार कहा कि आप हायर एजुकेशन को इस दृष्टि से सेक्टर वाइज विकसित तो कीजिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात है दोनों ही सरकारें, दोनों दलों की सरकारों का हायर एजुकेशन के प्रति ईमानदारी से कहीं कोई लगाव है ही नहीं। वो उसे केवल एक ओकेजनल इशू के रूप में देखते हैं। जब कभी उन्हें विद्यार्थियों का सहारा लेना होता है तब हायर एजुकेशन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, अन्यथा इन संगठनों की बात कोई जाती नहीं है। हाँ, मैं अब फिर आपको एक लास्ट बार ये कह दूं, एडमिशन की प्रोसेस को रैशनलाइज करने के लिए इन सारे विश्वविद्यालयों का कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, अब जयपुर को ज़रूरत है कि यहाँ पर साउथ कैंपस और एक नया विश्वविद्यालय खुले, जिससे कि हम पास जितने हुए हैं उन विद्यार्थियों को एडमिशन दे करके उन्हें आगे बढ़ने के अवसर दे सकें। अभिमन्यु, आपके पास जब स्टूडेंट्स आते हैं तो क्यों कहा जाता है कि यहाँ नहीं वहाँ आपका एडमिशन हो जाएगा, ले लीजिए? क्या एडमिशन लेना ज़रूरी है फिर इतना? कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हमारा राजस्थान विश्वविद्यालय में हम एडमिशन लेंगे, हम राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, हमारा किस सब्जेक्ट में होगा, तो हम उसे राय दे देते हैं कि 1-2% है तो आप उसमें ले लीजिए, आप ऑप्शन दे देते हैं उनको। तो एक ऑप्शन प्राइवेट का भी तो है। प्राइवेट में जो कि ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जो कि 20,000 रुपये नहीं दे सकते, उनकी हॉस्टल फीस है 5,000 रुपये। और राजस्थान विश्वविद्यालय में आप अपने नेटिव को छोड़कर जयपुर आए, कहीं और क्यों नहीं गए? मैं फीस देने में पहले समर्थित नहीं था। 20,000 रुपये मैं प्राइवेट कॉलेज को बीए में नहीं दे सकता था, और मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स में लिया था राजस्थान कॉलेज में एडमिशन। जयपुर ही क्यों? कोई बीकानेर, कोटा? बीकानेर विश्वविद्यालय वो विश्वविद्यालय हैं जो कि वहाँ पे जो कभी क्लास ही नहीं लगती है। एक बड़ा सवाल जैसा राजीव जी कहा, आपने कहा वो एक चीज आज के स्टूडेंट में सामने आती। लेकिन हेमंत जी, आपके वक्त भी ऐसा ही था, जयपुर की दौड़ बड़ी होती थी? देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, प्रदेश का ही नहीं अपितु देश का, ये निर्विवाद सत्य है। कुछ समय पूर्व में भी जब सर्वेक्षण हुए, राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो वैल्यू है, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो मान्यता है जी, वो स्थापित है, और हर विद्यार्थी यही चाहता है कि उसका श्रेष्ठतम इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हो। ये दाखिले की दौड़ राजस्थान विश्वविद्यालय ही नहीं, अगर हम राष्ट्रीय स्तर पे भी देखते हैं तो जो IIMs हैं, IITs हैं, उनके जो रेशियो रहते हैं उसकी तुलना में तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में रेशियो कम ही रहता है। तो ये श्रेष्ठता का प्रश्न है, इसमें हर आदमी चाहेगा कि श्रेष्ठ चीज़ उससे मिले। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि हमें रीजनल लेवल पर जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको विकसित करना चाहिए, और हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं उन्होंने अभी इस बार ये भी कहा है कि भाई ये जो नई यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं इनके अंदर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है और इसको और बेहतर तरीके से करके फिर इनको इफेक्टिवली चालू करना है। मूल बात है कि सिस्टम में बदलाव के साथ साथ कहीं ना कहीं अब कोशिश की जानी चाहिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बदला जाए और सिस्टम को और मजबूत बनाया जाए। कंक्लूजन के लिए राजीव जी, मैं आप ही के पास आता हूँ। एक सुझाव तो आपने दिया कि एक्सटेंशन होना चाहिए, नए कॉलेजेस खोले जाने चाहिए, लेकिन दूसरी बड़ी बात है कि क्या आपको नहीं लगता कि कुलपति के स्तर पर सरकार में जो शिक्षा मंत्री है, एजुकेशन की जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके स्तर पर भी एक बदलाव, सोच में बदलाव की ज़रूरत है? नहीं, पॉलिसी मेकर्स तो असल में सोच में बदलाव चाहते नहीं हैं। उनके लिए तो जो सिस्टम है ना, वो चलिए हम मान लेते कुछ लोग देख रहे होंगे इस प्रोग्राम को, उनके लिए क्या सुझाव रहेगा? वे जरूरी इस चीज़ की है कि आप हायर एजुकेशन का
जो एक स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को इस तरह बिल्ट इन कीजिए कि वो विद्यार्थी की पर्सनैलिटी को ओवरऑल डेवलप करे। एम्प्लॉयबिलिटी के साथ इसको काट दीजिए। डिग्रीज को देना एक इम्पॉर्टेंट बात है, लेकिन उनको मार्क्स के आधार पर क्वांटिफाई करके एक्सीलेंस को डिटरमिन करना, ये इस देश के लिए ही नहीं समूचे विश्व के लिए घातक है। क्योंकि ये मार्क्स की जो दौड़ है यही बाजार की दौड़ है, और बाजार की दौड़ में जो लोग गिरते हैं वो उठ नहीं पाते। ये विद्यार्थियों के साथ कर रहे हैं। हमें चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस चर्चा में आए और हम सभी का ज्ञानवर्धन किया आप लोगों ने इस चर्चा में। बिग फाइट लाइव में आज इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि देश प्रदेश की खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप firstindianews.com पर लॉगिन कर सकते हैं।